हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 6 मार्च 2026 को शिफ्ट 1 में पूछे गए सारे जीके जीएस और अधिकतर साइंस के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे, पेपर का लेवल क्या था और आगे के दिनों में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो आगे जिनका भी आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, यानी कैल्शियम क्लोराइड जिसका रासायनिक सूत्र CaCl2 है, इसका मोलर द्रव्यमान कितना है। जहाँ पे ये चार आपका ऑप्शन दिया गया था, तो यहाँ पे मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपका तत्वों का परमाणु द्रव्यमान और दूसरा है आपका गणना। तो तत्वों का परमाणु द्रव्यमान आपका एक दिया हुआ है कैल्शियम जिसका परमाणु द्रव्यमान होता है 40 और एक आपका दिया हुआ है क्लोरीन जिसका परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि इसमें कैल्शियम कितना है और क्लोरीन कितना है। तो इस कैल्शियम क्लोराइड के सूत्र में CaCl2 है जिसका अर्थ होता है इसमें एक कैल्शियम है और दो क्लोरीन परमाणु है। तो इसको सॉल्व करने का आपका तरीका है, सबसे पहले तो यहाँ पे कैल्शियम लिखा हुआ है तो कैल्शियम है 40, क्लोरीन यहाँ पे आपका 2 है मतलब प्लस, क्लोरीन है 35.5, यहाँ पे 2 है तो इसको 2 से इंटू कर देंगे। 2 से इंटू करने पे यहाँ हो जाएगा 71 और कैल्शियम तो आपका 40 ही है तो 40 और 71 को जोड़ने पे आपका आ जाएगा 111 ग्राम पर मोल, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आर्टिकल 338 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जहाँ पे ये चार आपका ऑप्शन दिया गया है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 ये आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इससे संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ ही अनुच्छेद 338 ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी NCSC की स्थापना का प्रावधान करता है और ये एक संवैधानिक निकाय है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों की निगरानी करता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। जहां पे ये चार आपका ऑप्शन दिया गया है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था और इस ऐतिहासिक सभा की अध्यक्षता प्रसिद्ध बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर S कृष्णन एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ जम्मू कश्मीर बैंक, यानी S कृष्णन को जम्मू कश्मीर बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष यानी चेयरमैन नियुक्त करने की मंजूरी किसने दी। तो S कृष्णन को जम्मू कश्मीर बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी देने वाले हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि नियुक्ति की मंजूरी कब दी गई, तो नवंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने आधिकारिक तौर पर S कृष्णन की जम्मू कश्मीर बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी। उनका कार्यकाल 13 नवंबर 2025 से 26 मार्च 2028 तक के लिए प्रभावी है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया फॉर विच कैटेगरी ऑफ लिटरेरी वर्क हार्ट लैम्प हैज़ बानो मुश्ताक बीन अवॉर्डेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025, यानी बानो मुश्ताक को उनकी किस श्रेणी की साहित्य कृति हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो बानो मुश्ताक को उनकी लघु कथा संग्रह जिसे शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन कहते हैं, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बानु मुस्तक जो कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ लेखिका बन गई है। इसके साथ ही हार्ट लैम्प इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीतने वाला पहला लघु कथा संग्रह है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच वॉज द फर्स्ट एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए पारित किया गया पहला अधिनियम कौन सा था। जहाँ पे ये चार आपका ऑप्शन दिया गया है। तो ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए पारित किया गया पहला अधिनियम था रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 में पारित किया गया था। इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में उठाया गया पहला कदम था। इसके माध्यम से पहली बार कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द लूनी नीवर, यानी लूनी नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये जो लूनी नदी है ये भारत की उन दुर्लभ नदियों में से एक है जो किसी समुद्र या महासागर में नहीं गिरती है। ये राजस्थान से निकलकर गुजरात के कच्छ के रण के रेतीले और दलदली क्षेत्र में जाकर समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन बी दिया हुआ है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अंडर आर्टिकल 240 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द पावर टू मेक रेगुलेशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 240 के तहत भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत भारत के राष्ट्रपति को चंडीगढ़ के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। इनके अलावा जो आपका 3 ऑप्शन में दिया गया है ये तीनों ही केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ ही अनुच्छेद 240 ये अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को कुछ विशिष्ट केंद्र शासित प्रदेश में शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स इज प्राइमरली कैरिड आउट बाय विच द फॉलोइंग, यानी पौधे में जल और खनिजों का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है। जहाँ पे ये चार आपका ऑप्शन दिया गया था। तो पौधों में जल और खनिजों का परिवहन मुख्य रूप से जाइलम उत्तक के द्वारा किया जाता है। जाइलम जो है ये एक जटिल स्थायी उत्तक है जो पौधों की जड़ों से पानी और घुले हुए खनिजों को अवशोषित कर पत्तियों तक ऊपर की ओर पहुंचाता है और इसे संवहन उत्तक भी कहा जाता है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा और यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच टाइप ऑफ टिश्यूज इज प्राइमरली फाउंड इन द लाइनर लाइनिंग ऑफ द ह्यूमन इंटेस्टाइन, यानी मानव शरीर के की आंतरिक परत में मुख्य रूप से कौन सा उत्तक पाया जाता है। जहाँ पे ये चार आपका ऑप्शन दिया गया था। तो मानव शरीर के आंतरिक परत में मुख्य रूप से स्तंभाकार उपकला उत्तक पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में कोलमनर एपिथेलियम कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए कि स्तंभाकार उपकला उत्तक का संरचना किस तरह का होता है, तो ये कोशिकाएं खंबे जैसी लंबी और संकरी होती है। इनका केंद्रक अक्सर कोशिका के आधार पर ही स्थित होता है। अगर पूछा जाए कि इसका कार्य क्या है, तो आंत में इस उत्तक का मुख्य कार्य अवशोषण और स्राव करना। चूंकि आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, इसलिए ये लंबी कोशिकाएं इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डांसर्स इज एसोसिएटेड विद द क्लासिकल ओडिशी डांस स्टाइल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा नृतक शास्त्रीय ओडिशी नृत्य शैली से संबंधित है।
जहाँ पे ये चार आपका ऑप्शन दिया गया था। तो गुरु केलुचरण महापात्र, जिन्होंने 20वीं शताब्दी में ओडिसी नृत्य के पुनरुद्धार का मुख्य श्रेय दिया जाता है, वे ओडिसी से पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने ही ओडिसी को वैश्विक पहचान दिलाई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी केलुचरण महापात्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी संयोजी ऊतक का प्राथमिक कार्य क्या होता है, जहाँ पे ये चार आपका ऑप्शन दिया गया है। तो संयोजी ऊतक, जैसा कि इसका नाम से स्पष्ट है, ये ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों और अन्य ऊतकों को एक साथ आपस में जोड़ने का कार्य करता है, उन्हें सहारा देता है और उन्हें उनके स्थान पर बनाए रखने का कार्य करता है। तो ये जो आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि शरीर के अंगों को सहारा देना और उन्हें आपस में जोड़ना, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया इन द पीरियोडिक टेबल बी इज द सिंबल फॉर विच केमिकल एलिमेंट, यानी आवर्त सारणी में बी किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है, जहाँ पे ये चार आपका ऑप्शन दिया गया है। तो आवर्त सारणी में बी बोरोन का रासायनिक प्रतीक है और ये जो बोरोन है ये एक उपधातु है और इसका परमाणु क्रमांक 5 है। ये समूह 13 का पहला तत्व है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखें और ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरिएबल रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, यानी विद्युत परिपथ आरेख में परिवर्तित प्रतिरोध को किस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। तो विद्युत परिपथ आरेख में परिवर्तित प्रतिरोध को एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा जिसके ऊपर एक तीर का निशान हो, इसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन इज डबल्ड एंड द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज आल्सो डबल्ड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, यानी यदि किसी विलयन में विलेय की मात्रा को दोगुना और विलायक की मात्रा को भी दोगुना कर दिया जाए तो विलयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर किसी विलयन में विलेय की मात्रा को दोगुना और विलायक को भी दोगुना कर दिया जाए तो जो सांद्रता रहेगा वो अपवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यूज इज प्राइमरली फाउंड इन द आउटर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर एंड द टिप ऑफ द नोज, यानी मानव कान में बाहरी भाग और नाक की नोक में मुख्य रूप से कौन सा लचीला संयोजी ऊतक पाया जाता है, जहाँ पे ये चार आपका ऑप्शन दिया गया था। तो मानव कान में बाहरी भाग और नाक की नोक में मुख्य रूप से उपास्थि पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में कार्टिलेज कहते हैं। ये एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक है जो हड्डियों की तुलना में बहुत अधिक लचीला होता है और ये कोशिकाओं और एक ठोस मैट्रिक्स से बना होता है। तो यहाँ पे आपका जो उपास्थि और कार्टिलेज दिया है यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड इन वाटर और एनी अदर लिक्विड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिक्रीज ऑब्जर्व्ड, यानी जब किसी वस्तु को पानी या किसी अन्य द्रव में डुबोया जाता है तो निम्नलिखित में से किसमें कमी महसूस होती है, जहाँ पे ये चार आपका ऑप्शन दिया गया है। तो जब भी किसी वस्तु को पानी या किसी अन्य द्रव में डुबोया जाता है तो वस्तु का जो आभासी भार होता है इसमें कमी महसूस होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ ही जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो पानी उस पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है जिसे उत्प्लवन बल कहते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एक उत्तल लेंस के द्वारा एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को मुख्य अक्ष के सापेक्ष कहाँ रखा जाना चाहिए, जहाँ पे ये चार आपका ऑप्शन दिया गया है। तो एक उत्तल लेंस के द्वारा एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को धनात्मक मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी यदि कोई वस्तु एक समान त्वरण के साथ गति कर रही है
तो उसका वेग समय ग्राफ कैसा दिखाई देगा। तो अगर कोई वस्तु एक समान त्वरण के साथ गति कर रहा है तो उसका जो वेग समय ग्राफ होगा वो समय अक्ष के समानांतर और एक सीधी रेखा में दिखाई देगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज प्राइमरली डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल मुख्य रूप से किन कारकों पर निर्भर करता है। तो दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल मुख्य रूप से केवल उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड इन विच ए पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल डॉटर सेल्स, यानी वह प्रक्रम क्या कहलाता है जिसमें एक जनन कोशिका दो बार संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो वो प्रक्रम जिसमें एक जनन कोशिका दो बराबर संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है उसे द्विखंडन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बाइनरी फिशन कहते हैं, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया व्हेन कैल्शियम रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, यानी जब कैल्शियम की ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जब कैल्शियम का ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो इसकी अभिक्रिया धीमी होती है और कैल्शियम की सतह पर बुलबुले चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द रिसेंट $131 मिलियन डिफेंस डील फॉर हॉक आई 360 टेक्नोलॉजी हैज़ टेकन प्लेस बिटवीन विच टू कंट्रीज, यानी हॉक आई 360 तकनीक के लिए अभी हाल ही में हुआ $131 मिलियन का रक्षा समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ है। तो हॉक आई 360 तकनीक के लिए अभी हाल ही में $131 मिलियन का रक्षा समझौता ये आपका भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुआ है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इन प्लांट सेल्स, यानी पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है। जहाँ पे ये चार आपका ऑप्शन दिया गया है। तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का सबसे प्रमुख कार्य होता है कोशिका को संरचनात्मक सहायता और सुरक्षा प्रदान करना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो पादप कोशिका भित्ति होती है ये मुख्य रूप से सेल्यूलोज नामक जटिल कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। ये कोशिका को एक निश्चित आकार और कठोरता प्रदान करती है जिससे पौधे सीधे खड़े रह पाते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। सो ये सारा क्वेश्चन आपका 6 मार्च का शिफ्ट 1 में पूछे गए थे।